आज के शो में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दुश्मन घात लगाए तैयार, एलओसी की बार बार खिलाफ वर्जी, क्या भारत जंग का ख्वाह? पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। बलूचिस्तान के लोगों ने, मोदी साहब ने कहा बलूचिस्तान के बारे में, किधर कश्मीर और किधर तो एनडीएस और रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन रॉ फंडेड लश्कर को सपोर्ट करने में, इनकी ट्रेनिंग में, इनको पैसे देने में, अगर कभी भी इस चीज की कोशिश की गई चीजों में वहाँ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सी पैक का बदला मासूम जानों से आखिर कब तक? ये बरामदा की क्या चीज है? बाहर बैठा हुआ है, इसको हिंदुस्तान की रॉ इसको आगे आगे गोद में उठाकर फिर रही है। हमें यकीन है कि जरूर उनके भी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन वो क्यों उसको नहीं मान रहे? भारतीय इश्तियाल अंगेजी सिफारती अस्करी हिकमत अमली कितनी कामयाब? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। भारत की जारियाना हिकमत अमली जहां अक्टूबर से अब तक 200 से जायद बार लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच किया गया, खिलाफ वर्जी की गई लाइन ऑफ कंट्रोल की, जो कि न सिर्फ खिलाफ कानून है बल्कि भारतीय जंगी जुनून की अक्कासी भी है। भारत आखिरकार किस हद तक जा सकता है? पाकिस्तान में जहां इस वक्त हम बात कर रहे हैं, बहुत से मामलात हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी फ्रंट पर बल्कि सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सियासी तौर पर इंतशार का शिकार है। वजीर आजम के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात उठते हैं, अपोजिशन मुतारिक रहती है। इसके साथ साथ अस्करी फ्रंट के ऊपर नए आर्मी चीफ कौन होंगे, या मौजूदा आर्मी चीफ रिटायर होंगे वक्त पर, या ये एक्सटेंशन लेंगे, बहुत सारे सवालात इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। इस पूरी अनसर्टन सिचुएशन का क्या हमारा दुश्मन फायदा उठाता है? क्या दुश्मन किसी मौके की तलाश में है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए? आज के प्रोग्राम में हम उन तमाम मौक़ों को, यानी उन तमाम वीकनेसेस को भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो वीकनेसेस हमारे दुश्मन को एक्सप्लॉइट करने का मौका देती हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे न सिर्फ कौमी सतह, अंदरूनी सतह, बल्कि बैरूनी सतह, आलमी सतह, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। बिलखुसूस हमने देखा नए अमरीकी सदर के आने के बाद क्या भारत की और पाकिस्तान के खिलाफ जारियाना हिकमत अमली इसमें इजाफा होगा? वो थ्रेशोल्ड जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, लास्ट टाइम 7 फौजी पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, क्या इसमें मजीद इजाफा हो सकता है? खित्ते की सूरत हाल, अफगानिस्तान और दीगर हवाले से भी इस पूरे शो में, प्रोग्राम में बात होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बेनकाब करेंगे, उन रॉ के नेटवर्क जिनको पकड़ा गया उस पर हमारी हिकमत अमली को डिस्कस, और जरूरी तौर पर सब में इंपॉर्टेंट पाकिस्तान सिफारती सतह पर कहां खड़ा है और मिलिट्री सतह पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी दोनों सतह पर कितनी कामयाब है। यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमारा जो स्ट्रैटेजी, हमारी जो हिकमत अमली है, आया वो कामयाब है या नहीं, और इसके साथ साथ मिलिट्री लेवल पे हमारी स्ट्रैटेजी किधर खड़ी है। और मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंटली आपको ये जरूर बताता चलूं, क्योंकि हालिया दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हुई तो बरामदा बुगटी रॉ इंडियस नेक्सस प्रोग्राम में जरूर आगे चल के कुछ अहम इंकशाफात इस नेक्सस के हवाले से भी होंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा अब तक। पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। बलूचिस्तान के लोगों ने, मोदी साहब ने कहा बलूचिस्तान के बारे में, किधर कश्मीर और किधर तो एनडीएस और रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन रॉ फंडेड लश्कर को सपोर्ट करने में, इनकी ट्रेनिंग में, इनको पैसे देने में, अगर कभी भी इस चीज की कोशिश की गई चीजों में वहाँ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरामदा बुगटी के बारे में जो उनके ख्यालात और ये जो प्रपोजल या जो उनकी तरफ से इन्विटेशन आया, आइंदा चंद दिनों में बाकायदा इंटरपोल को इस शख्सियत के बारे में हम ख़त लिख रहे हैं FIA के जरिए। हमारी आंखों में आंसू नहीं है, हमारी आंखों में अंगारे हैं। You can do one Mumbai, you may lose बलूचिस्तान। ये तो सारा बिल्कुल हिंदुस्तान करवा रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये बरामदा की क्या चीज है? बाहर बैठा हुआ है, इसको हिंदुस्तान की रॉ इसको आगे आगे गोद में उठाकर फिर रही है। हमें यकीन है कि जरूर उनके भी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन वो क्यों उसको नहीं मान रहे? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम बेनकाब करेंगे भारत को, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी हिकमत अमली आखिरकार हमारी क्या है, इसको ज़ेरे बहस जरूर लाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, चाहे वो सियासी हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो, माशरती हो, माशी हो,
इन तमाम का किस तरह फ़ायदा भारत उठा रहा है ये भी प्रोग्राम में डिस्कस होगा। और मैं इंट्रोड्यूस करता चलूँ मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है प्रोग्राम में। जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब कराची स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब कुछ ही देर में साथ होंगे, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ होंगे मौजूद। जनरल एजाज अवान साहब, समय पहले आपकी तरफ आते हुए इस बात को लेकर, सर ये जो थ्रेशोल्ड था, यानी भारत आता था लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करता था, एक कुछ हद तक जख्मी और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा तादाद बढ़ती गई और अब पहली दफ़ा 7 फौजी शहीद जनरल एजाज अवान साहब जो कल हुए और आज एक आला सतही इजलास वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिसकी सदारत करी, कि आखिरकार इस थ्रेशोल्ड में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि आहिस्ता 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 अपनी हदों से बढ़ता जा रहा है भारत? आखिर चाह क्या रहा है? सफान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है कि एक मकूला है कि वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन। जब हमारी तरफ से कमजोरी दिखाई जाएगी और हम उसका बिफिटिंग रिस्पांस नहीं देंगे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, स्टेट के फ्रंट पे, तो उस वक्त इस तरह की एग्रेशन होती रहेगी। हमने देखना यह है कि हिंदुस्तान के हमारे पास इतने शवाहिद हैं जो वो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है और करवाना चाह रहा है, लेकिन उन तमाम शवाहिद के होते हुए भी हम वो रिस्पांस नहीं दे रहे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और हर एतबार पे जो हमें देना चाहिए। अब उन्होंने ब्राह्मदा बुगटी को नेशनलिटी देने की बात की, उन्होंने शॉर्ट वेव लिंक प्रोपेगेंडा के लिए बलूची लैंग्वेज में शुरू किया। रेड फोर्ट में यौम आज़ादी पर तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मुझे बलूचिस्तान और गिलगित से मेरे साथ लोगों के राब्ते हैं जो हमारी मदद मांग रहे हैं। फिर कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है और उसके बाद हमने उनके डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जिन आदमियों को इस मुल्क से निकाला है वो तमाम तर शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट इन शवाहिद को न तो एक्सप्लॉइट कर रही है, न इंडिया को एक्सपोज कर रही है और न ही अपने सिविलियन जो लोग हैं उनकी जानों को बचाने के लिए जो एक स्टेट मशीनरी या अपरेटस को यूज करना है वो यूज नहीं कर रही। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त अपने पर्सनल रिलेशन और स्टेट अथॉरिटी यूज करते हुए नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए और उनको अपना रिजॉल्व क्लियर करना चाहिए कि अगर आप इस तरह की एस्केलेशन करते गए तो हम इसको फर्दर एस्केलेट कर सकते हैं और हम आपको इसी सिक्के में हम इसका जवाब आपको दे देंगे। नहीं, तो जब ये वीकनेस नहीं होगी, एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, मतलब इस वक्त क्या भारत को जो एस्केलेशन भारत कर रहा है तो भारत को क्या ये खतरा नहीं है कि जंग हो सकती है? यानी उसको अश्योरेंस है कोई, क्या कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लिमिट से बढ़ता जा रहा है और उसको वो खौफ नहीं है? इसकी वजह क्या है एजाज अवान साहब? यानी उसको अश्योरिटी है कि कुछ नहीं होगा या वो इतना तैयार है कि अगर कुछ होगा भी तो मैं उसको भी फेस करने को तैयार है? वजह क्या है इसकी? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि इतनी बड़ी दो जो कन्वेंशनल फोर्सेज हैं बॉर्डर की दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान आर्मी, और फिर इनके पास जो अल्टीमेट वेपन्स हैं, इनके होते हुए ऑल आउट वार न इंडिया चाहता है न पाकिस्तान, न दोनों मुल्क इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया सिर्फ चाहता ये है कि वो हमारी पाकिस्तान आर्मी में फैटीग का फैक्टर इंड्यूस करे। वो देख रहा है कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, नॉर्थ वजीरिस्तान में इन्वॉल्व है, काउंटर टेररिज्म में उनके तकरीबन 1.5 लाख के करीब आर्मी इस वक्त फाइट कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। अब वो चाहता है कि ईस्टर्न फ्रंट को भी उतना ही हॉट कर दे ताकि पाकिस्तान आर्मी जो ईस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉयड है उनको रोटेट ना किया जा सके, जवान अपनी छुट्टियां ना काट सकें, अपना रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए ना जा सकें और इस तरीके से वो पाकिस्तान आर्मी की फौज को थका दे और मजीद ब्लीड करे। ये वो चाहता है। इसके साथ साथ वो अपनी जो कश्मीर में बर्बरियत और जुल्म कर रहा है जी, उसको स्क्रीन करने के लिए, उसको पोशीदा रखने के लिए, वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए वो इस तरह की बॉर्डर के ऊपर एस्केलेशन कर रहा है। तो इससे बढ़ के न इंडिया कुछ चाहता है न ही ऑल आउट वॉर होने जा रही है। ठीक है, ये आपका एनालिसिस बारे में। वो डिप्लोमेटिक फ्रंट की आपने बात की है राव साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि कुछ देर कबल, आज से अभी कुछ घंटे कबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास, हम उसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट फरीक़ैन थे,
वज़ीर आज़म की सिरे सदारत हुआ, अहम वज़रा थे, सरताज जी साहब नज़र आ रहे हैं साथ में, उसमें उन्होंने कंडेम भी किया है और ये भी कहा कि हम उठाएंगे, और शायद ये मैसेज एक बार नहीं कई बार हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इज़ देयर एनीथिंग न्यू इन दिस? इसमें कुछ नया नहीं है, ये घिसा पिटा मैसेज है। मतलब आप ज़रा ठंडे अंदाज में ये देखें आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। इट सेज़ कि हम सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिला लें आप तो आप कोई भी जंग आज़ादी नहीं जीत सकते। नंबर 1, आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटैम्प्ट की, बग़ैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सवाल ये है, आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा, क्या आप जंग करने को तैयार हैं, क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे। ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। नंबर 2, आप ये भी देखें, आपने कश्मीर कमेटी किसके हवाले की हुई है? मौलाना फजलुर रहमान, जिसको सिवाय सियासी रिश्वत के और किसी नेशनल इशू से ताल्लुक़ नहीं है। 6.5 करोड़ उसका बजट है, वो जाते हैं जनेवा, वो जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो आज TV पे आके बताएं उन्होंने किन मुल्कों को कश्मीर कॉज में पाकिस्तान का हामी किया है। फिर आप देखिए, जंग होना तो किसी के भी वो पसंद में नहीं है, लेकिन हर जंग में हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, अगली जंग में भी ये हो सकता है। अब अमेरिका में भी जो एक दौर में हमारा एलाई समझा जाता था, ऑल्दो एक्चुअली वो नहीं था, 71 में 7वें बेरी बेड़े का इंतज़ार कर करके अब अमेरिकन ने अपनी वो फाइल्स डिस्क्लोज किया कि उसमें कोई हकीकत नहीं थी। डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात है, ज़रा हम सबूतों की बात सुन रहे हैं। देखिए, सबूत कमजोर आदमी का सबूत कोई नहीं मानता दुनिया में। 9/11 के बाद सबूत कोशिश तो करें, कोई आप कोशिश करें, ये नहीं करें, काबिल आदमियों को इससे भेजें, आप कश्मीर पॉलिसी बनाएं, आप थिंक टैंक बनाएं। ये तो सर मैं 2008 से शर्म शेख में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, रहमान मलिक साहब ने सेनेट में कहा था कि बलूचिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व है, वहाँ पर डोजियर के अंदर बलूचिस्तान का जिक्र आया, ये घिसे-पिटे नारे हैं, दौर थी, फिर उसके बाद थोड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, आप उन पर सुनते आ रहे हैं हम लोग। आप अपने नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या कर रहे हैं? जब कश्मीर में ये करते थे तो चलें, मान लिया वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जब मुंबई का अटैक हुआ उससे हालात बिगड़े हैं 2008 नवंबर से। सवाल ये है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे 9/11 के बाद उन्होंने दुनिया को, आधी से ज़्यादा दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, कश्मीर में वो नहीं है जंग आज़ादी। इसलिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। ये नवाज शरीफ साहब अगर अकेले हैंडल कर रहे हैं या सरताज अजीज साहब, इनकी बस की बात नहीं है। क्या काम करना पड़ेगा? आपको थिंक टैंक बनाएं, आप इस मुल्क के डिफरेंट शोबे जो है ना उनको एंगेज करें। फ्रंट पर है, मिलिट्री फ्रंट के ऊपर क्या मज़ीद डिफेंसिव होने की ज़रूरत है इस पर? मिलिट्री फ्रंट में दोनों फौजें एक दूसरे के ऊपर डिसाइसिव विक्ट्री नहीं ले सकती। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों की एक थ्रेशोल्ड है कि उससे आगे जाया तो वो न्यूक कर देगा एक दूसरे कंट्री को। उस हद तक हमें ऐसी स्टेटमेंट्स, हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव हैं? क्योंकि हमला वहां से होता है, हम रिएक्टिव हैं, अब रिएक्टिव हैं। जब हम प्रोएक्टिव भी थे, जब हमने कारगिल किया, जंग जीती जा सकती है रिएक्टिव रह के इस दौर के अंदर। देखिए, ये कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, साइकी समझिए, इंडिया के लिए कश्मीर पे वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे, बिकॉज एक लॉस ऑफ फेस है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क उनसे ज़बरदस्ती कश्मीर आज़ाद करा ले। कश्मीर अगर आज़ाद हो गया, फिर इंडिया को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। मैं इस पे आता हूँ कश्मीर के ऊपर पॉलिसी पे, लेकिन साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल जो है इसका ताल्लुक है लोगों के जानो माल से, तहफ़्फ़ुज़ से, और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ से, सिक्योरिटी से जो कंसर्न है लोगों के। वो सवाल मैं बलूचिस्तान के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि पिछले 3 माह में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उसमें जानों का नुकसान हुआ है। एक में वकला इस वक्त शहीद हुए, एक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पुलिस अफसर, और फिर उसके बाद हमने शाह नूरानी की दरगाह पे देखा जो आम इंसान किस तरह उसमें शहीद हुए, सुसाइड अटैक हुआ। सर, ये हर बार हमने कह दिया कि ये मामला जो है इसका ताल्लुक रॉ से है, ये इंडिया करवा रहा है। इज इट इनफ? क्या ये आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, रॉ करवा रहा है, मास्टरमाइंड हो सकता है? गिरफ्तारियां क्या हुई इस सिलसिले में? इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई? आपके सिक्योरिटी, आपकी जो अपैरेटस है, उन्होंने क्या गिरफ्तारियां की? क्या उन लोगों को जिनकी जानें गई
उनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जैसा मतलब ये सवालात हम छोड़ देते हैं, सिर्फ ये आता है पहले जी कि रॉ इस वक्त इसमें इन्वॉल्व है। एजाज़ साहब तक मेरी आवाज शायद जो है इस वक्त नहीं पहुंच रही है। मैं हसन अस्करी साहब भी मेरे साथ हैं जी। हसन अस्करी साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। अस्करी साहब वेलकम टू द शो सर। हसन साहब क्या वजह है कि हम बलूचिस्तान के मामलात को लेकर ये तो कह देते हैं कि रॉ इन्वॉल्व है, जो इस सिलसिले में आगे तहकीकात होनी होती है, दीगर मामलात होते हैं, 3 धमाके 3 बड़े हादसा दहशतगर्दी के 3 साहनियात पिछले 3 माह में हुए हैं। अब तक सिर्फ ये कि रॉ इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, ये कहना काफी है कि वहां के लोगों के लिए जो इस पर शहीद हो रहे हैं, जो मासूम जाने निशाना बन नहीं है? हसन अस्करी साहब देखिए, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है। मसलन आपके पास एक बड़ा एविडेंस वो यादेव जो है उसका एक बड़ा एविडेंस आपके पास मौजूद है, उसको आपको प्ले अप करना चाहिए था। लेकिन हम पता नहीं क्यों हमारी हुकूमत शर्माती है हिंदुस्तान पे तनकीद करते हुए, और उसके अलावा आप जो है आपके पास जो और इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2009 में भी पाकिस्तान में उस वक्त गिलानी साहब वजीर आजम थे और हिंदुस्तान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जब वहाँ इजिप्ट में मुलाकात हुई थी एक समिट में, तो वहाँ जो है ये बात कही गई थी। तो अगर 2009 से हुकूमत पाकिस्तान के पास ये एविडेंस है कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की मुदाखलत है, तो फिर इस वक्त घबराने की, शर्माने की क्या जरूरत है? ये एविडेंस आपको ना सिर्फ हिंदुस्तान को पेश करना चाहिए कि ये आप काम कर रहे हैं, बल्कि इससे अहम ये है कि ये एविडेंस आप बैनुल-अक़वामी सतह पर उन ममालिक को पेश करें जो हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को ये बात आप एविडेंस के साथ, वैसे बातों से नहीं, एविडेंस के साथ आप प्रोड्यूस करें। उससे फिर आप पे जो बैनुल-अक़वामी दबाव है वो कम होगा और हिंदुस्तान पे फिर होगा। ठीक है, और यही बात एजाज जमान साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जनरल एजाज जमान साहब जी अभी आ रही है जी। एजाज जमान साहब यही सवाल आपकी तरफ लाते हुए, अवाम इस पर मुतासिर हो रही है डायरेक्ट टेररिज्म से, वो CPAC वजह है या जो भी वजह, बलूचिस्तान में 3 दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो चुके हैं और हर दफा कह दिया जाता है इंडिया इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है। इसके बाद क्या कार्रवाई होती है? इसको रोकने के लिए क्या होता है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? गिरफ्तार होते हैं नहीं होते? वो अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, इंडियस इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एजेंट्स की तरह कुलभूषण यादव था, लेकिन उसके बाद ये 3 दहशतगर्दी के वाकयात तवातुर से हुए। हम कब तक ये कहते रहेंगे सर रॉ इन्वॉल्व है, मामला खत्म, उसके बाद आगे कुछ हो ही नहीं रहा? सैफान, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये कह देना कि वो रॉ इन्वॉल्व है, ये तो इन्वॉल्व बड़े अरसे से है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? एक तरीका है आपके पास कि आप अपना डिप्लोमेटिक मनूवर माउंट करें, और एक तरीका है कि उनका बेफिटिंग रिस्पांस उनको दें उसी तरीके से जो कुछ वो कर रहे हैं। और एक है जो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से उनकी मिलिट्री एग्रेशन कर रही है, जो वेपन वो यूज कर रहे हैं वही वेपन आप भी यूज करें, जो जिसे टिट फॉर टैट कहते हैं। जब तक वो नहीं होगा, एंड आई वुड से गो अ स्टेप अहेड, इससे भी एक स्टेप आगे जाएं तो वो उनको बात समझ आएगी। अब ये कहना बहुत आसान है कि आप यूनाइटेड नेशन के पास ये ले जाएं या इंटरनेशनल फोरम पर बातें ले जाएं, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर ले जाने के बाद होगा क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन मसाइल को ना उसने पिछले 60 साल में हल किया है, न वो आइंदा करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो नहुसत है वीटो पावर की, वहाँ पर कंट्रीज के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट का दिफा करती हैं, न कि वो हमारी होने वाली कैजुअल्टीज उनका मेजर कंसर्न नहीं है। या तो आप एस्केलेशन को उस सतह पर ले जाएं कि वो मजबूरन इन्वॉल्व हों, जैसे कि कारगिल में हुआ था। उस वक्त अमेरिका को एनवायरमेंट ने मजबूर किया था और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को वहां पर बुला लिया था। अब या तो आप एस्केलेशन को उस सतह पे ले जाएं, अगर आपने इसको इसी लेवल पर रखना है तो फिर बेफिटिंग रिस्पांस जिसको कहता है, अगर वो हमारी 2 कैजुअल्टीज करते हैं तो आप उनकी 4 करें, अगर वो छोटा कैलिबर यूज करते हैं आप बड़ा कैलिबर यूज करें, और अगर वो हमारे मुल्क के अंदर एजेंट्स भेज के करवा रहे हैं तो आप उनको इसी कॉइन में जवाब दें। एजाज जमान साहब, आप जो कह रहे हैं कि ये करें और ये करें और ये करें, ये स्ट्रैटेजी
सर ये स्ट्रैटेजी कौन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ को बोलेंगे, यानी इसका प्रोसीजर क्या होगा? आप खुद सीनियर पोस्ट पे रहे, मेजर जनरल रहे, जीओसी से बात रहे, हु विल डू दिस? यानी आर्मी चीफ अपने तौर पे करेंगे, हुकूमत उनको कहेगी करने को कि आप थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा दें, आप एस्केलेशन बढ़ा दें, या आप ये जो आप कोवर्ट ऑपरेशंस कह रहे हैं ये वाले जो, ये कौन करेगा सर? किस तरह होंगे ये? अलग ऐलान होंगे, क्या होंगे, किस तरह होंगे? ये जॉइंट ये जॉइंट डिसीजन होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिल बैठ के ये फैसला करेंगे। जो उसकी मिलिट्री एडवाइस है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड करेंगी, लेकिन डिसीजन की ओनरशिप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होगी। वो हुकूमत के सरबराह वो हैं, जो मिलिट्री है ये उन्हीं के अंडर आती है। तो जो भी होगा डिसीजन करना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने है। इंटरनेशनल प्रेशर या रिपरकशन जो आएंगी उनको फेस करना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने है। आर्मी ने एज अ अदारा उसका मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है, जो मिलिट्री रिस्पांस है, उसकी जिम्मेदारी उठानी है। अब रहा टेक्टिकल वेपन्स का एक्सचेंज, मैं इस पे डिटेल्स के अंदर हमारी बॉर्डर पर इस वक्त आर्मी जो फॉर्मेशंस इन्वॉल्व हैं, मुझे ब्रेक का जा रहा है सर, मैं प्रोटेक्ट पे आ चुके हैं क्योंकि एजाज साहब कह रहे हैं कि हमें बढ़ना होगा, हमें एक स्टेप आगे जाना होगा। वो एक स्टेप क्या है इसको एलैबोरेट कर रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अगर भारत यहाँ करवा रहे हैं एजेंट्स के थ्रू, तो वो पाकिस्तान करवाए। ये जो बात की एजाज साहब ने, इस बात की बुनियाद पर बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम आइसोलेट हो गए। क्या वाकई में ये एक हल है? और अगर हल है तो इसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसको इस्तेमाल किया? हमारे एसेट्स हैं वहां पे जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा। पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। बलूचिस्तान के लोगों ने, मोदी साहब ने कहा बलूचिस्तान के बारे में, किधर कश्मीर और किधर एनडीएस और रॉ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन रॉ फंडेड लश्कर को सपोर्ट करने में, इनकी ट्रेनिंग में, इनको पैसे देने में, अगर कभी भी इस चीज की कोशिश की गई चीजों में वहाँ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरामदा भुगती के बारे में जो उनके ख्यालात और ये जो प्रपोजल या जो उनकी तरफ से इन्विटेशन आया, आइंदा चंद दिनों में बाकायदा इंटरपोल को इस शख्सियत के बारे में हम ख़त लिख रहे हैं FIA के जरिए। हमारी आंखों में आंसू नहीं है, हमारी आंखों में अंगारे हैं। यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। ये तो सारा बिल्कुल हिंदुस्तान करवा रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये बरामदा की क्या चीज है, बाहर बैठा हुआ है, इसको हिंदुस्तान की रॉ इसको आगे आगे गोद में उठाकर फिर रही है। हमें यकीन है कि जरूर उनके भी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन वो क्यों उसको नहीं मान रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हालात की संगीनी कितनी है, भारत क्या हमारी वीकनेसेस यानी हमारी कमजोरियां जिसमें सियासी इंतशार हो, माशी मसाइल हों, या बैनुल-अक़वामी तौर पर जो चीज़ें जिस तरीके से रद्द-बदल आ रहा है आलमी सतह पर सियासी तौर पर, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खित्ते की हो, क्या इसका भरपूर फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत में इजाफा कर रहे हैं? वाज़ेह सबूत है, 236 बार लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट किया गया है अक्टूबर से लेकर अब तक। इस पर हम बात कर रहे हैं। एजाज अमान साहब, जनरल एजाज अमान साहब, आपने कहा कि हमें भी एक लेवल, एक स्टेप आगे बढ़ जाना चाहिए। सर, व्हाट इज दैट स्टेप? वो कदम क्या है? आपने कुछ मिलिट्री लेवल पे बताया स्ट्रैटेजी, क्या एजेंट्स भेज के जिस तरह भारत भेज रहे हैं वो होना चाहिए? उसके लिए कोई एसेट्स हमारे हैं हम पर? ये इस वक्त लश्कर तैयबा और इनका इल्ज़ाम भी लगता है, किस तरह अक्सर करे? क्या स्ट्रैटेजी है उसकी पर जो आप कह रहे थे एजाज अमान साहब? देखें, तमाम स्टेट पॉलिसीज न तो टेलीविज़न पे बनती हैं बैठ के, न टेलीविज़न पे डिस्कस की जा सकती हैं, न ही मैं पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा हूं। मैं अपने एनालिसिस दे रहा हूं, और वो ये हैं कि हमें लेड बैक अप्रोच की बजाय हमें उसका रिस्पांस देना है। अब रिस्पांस 3 डोमेन्स में होता है। एक है डिप्लोमेटिक मनूवर और स्टेट टू स्टेट कॉन्टैक्ट। उस स्टेट टू स्टेट कॉन्टैक्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे पता है जिस दिन से ये एस्केलेशन हो रही हैं, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी से बात नहीं की है, उन्होंने अपना कंसर्न उनको कन्वे नहीं किया है, जबकि उनके पर्सनल लेवल पे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी से, और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके शोल्डर्स पर है।
तो एक तो इस मैनूवर की मैं बात कर रहा हूं कि इसको इनिशिएट करें और जो भी बात करनी है उसको वन ऑन वन कन्वे करें। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जब ब्रॉस अटैक हो रहे थे और इंडिया ने अपनी फोर्सेस को और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को फॉरवर्ड मूव कर दिया था, उस वक्त इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि वो शायद डेजर्ट एरिया में कोई अटैक करना चाहते हैं। अच्छा, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जियाउल हक ने बगैर इनविटेशन के, जो फेमस क्रिकेट डिप्लोमेसी है, उस पे वो वहां चले गए थे और उन्होंने जाकर अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर राजीव गांधी को कन्वे कर दिया था और उसके फौरन बाद सिचुएशन डी एस्केलेट हो गई थी। सही। फिर जब मुंबई हुआ और ये जब उनकी लोकसभा पे अटैक हुआ 2002 में गालबन, तो उस वक्त जब उन्होंने अपनी फोर्स की मोबिलाइजेशन की थी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त पूरी कौम को एड्रेस किया था और उन्होंने दो बातें की थी। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा था कि पहला मेरा रिस्पांस है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूँ न जंग मसाइल का हल है, न हम जंग चाहते हैं, न दोनों तरफ के लोगों के इंटरेस्ट में है जंग, तो हम बातचीत करें और अपने मसाइल को बातचीत से हल करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपको मैसेज दे रहा हूं एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उन्होंने कहा था ले ऑफ, आई विल यूज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज टू टीच यू अ लेसन। आप एग्रेशन करके देखें। उसका नतीजा ये निकला कि विद इन 10 डेज इंडियन फोर्सेस वापस चली गई थी। ये स्टेटमेंट की बात है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये इसके बाद वाला जो पॉइंट है, ये रिजॉल्व हमें, मुझे अपनी सिविल गवर्नमेंट से अभी तक नजर नहीं आ रहा। सर वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो आपने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, अगर मैं सही कोट करूं तो आपने कहा कि इसका जवाब हमें क्या, यानी थ्रू कोवर्ट ऑपरेशन, किस तरह से हमें क्या कोई एसेट्स, किस तरह से ये हमें भी ऐसा करना चाहिए? एजाज ज़ुबान साहब, ये थोड़ा क्लैरिफाई एलैबोरेट कर दें। देखो, मैं ये अगर हम ये कह रहे हैं और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इंडिया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करके अफगानिस्तान के जरिए और अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के जरिए उन नॉन स्टेट एक्टर्स से राब्ते में है और वो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, और कुलभूषण यादव जैसे सर्विंग कर्नल को हमने अपने मुल्क के अंदर से पकड़ा है, तो इसी तरह की हरकत हमें इंडिया में करने से कौन रोकता है? हमारे वसाइल क्या इंडिया से कम है? क्या हमारी रीच इंडिया के अंदर नहीं है? तो क्या हम ये सब कुछ नहीं कर सकते? अगर वो कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा रेडियो इनिशिएट कर रहा है, वो हमारे बंदों को नेशनैलिटी देने की बात कर रहा है, वो हमारे मुल्क के अंदर एजेंट भेज के दहशतगर्दी करवा रहा है, तो हम किस चीज से खौफजदा हैं? हम इसको इसी का जवाब क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल ये देना चाहिए, और जब तक आप उनको इसी कॉइन्स में जवाब नहीं देंगे, इंडिया इस हरकत से बाज नहीं आएगा। बरामदार बुख्ती, लेट देम ब्लीड, उनकी कौम को भी यही कीमत उठाने दें। ठीक है, इसका जवाब हमारा भी तरफ से ये होना चाहिए। आबिद राव साहब, बात आपको कितनी ये बात लॉजिकल है? अगर वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखिए, तो हम क्यों खौफजदा हैं इस वक्त? नहीं, मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिकॉज इस वक्त मकसद जो है ना, आप ये देखें, एस्केलेट करने में हमारा फ़ायदा है या नुकसान है, जंग करने में हमारा फ़ायदा है या नुकसान है। हम 71 में भी इसी ट्रैप में आ गए थे और बड़े नारे हमने यहाँ लगाए थे, क्रश इंडिया, दिस दैट, ये वो। नतीजा ये हुआ, हम मुल्क हार बैठे। जनरल परवेज मुशर्रफ की बात इन्होंने की है, लेट मी करेक्ट हिम। जनवरी में जनरल साहब ने वो तकरीर की थी कि ले ऑफ, और 10 महीने 11 महीने बल्कि हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड रही थी। इंडिया डिड नॉट गो बैक ऑन दैट। नंबर 2, इस वक्त इंडिया चाह रहा है कि आपको प्रोवोक करके, उससे पहले रही थी, उसके बाद नहीं रही थी जी ना, वो दिसंबर तक रही थी पूरा। AOC है, आई नो कब तक वो डिप्लॉयड रही थी। नंबर 2, देखिए, आपके हाँ कमज़ोरी ये है कि आपने सन 86 में एक इंडियन टेररिस्ट पकड़ा, सरबजीत सिंह। 92 में यहाँ पे कोर्ट उसको सजाए मौत देते हैं, 23 साल वो कैद में उसके इंतज़ार में रहता है। फिर वो ह्यूमन राइट्स एजेंसीज आ गई कि ये ज्यादती हो गई, सजा इतनी हो गई। फिर कोर्ट लखपत जेल में उसे एक और फर्जी कोई और कैदी उसका सर फाड़ देता है, वो मर जाता है, और आप एक खामखा के क्रिटिसिज्म के विक्टिम बनते हैं। इसी तरह उनका एक रामपाल था, इसी तरह उनके और बहुत थे। कुलभूषण यादव का भी वही है। आप अपनी मशीनरी ठीक करें, आप हर वो एफर्ट करें जिससे कश्मीर की, पहले आप कीमत तय करें कि आप इस पर कब किस हद तक जाएंगे। जंग में आप ये रेज कर दें एंटी, आप उनके 4 मारे 10 मारे,
बट व्हाट विल इट सर्व? इंडिया को आपकी सलाहियत का अंदाजा है। इस बात से इख्तिलाफ किस पॉइंट पर है कि अगर वो कहते हैं कि दहशतगर्दी अगर इंडिया करवा रहा है थ्रू कुलभूषण यादव, देखिए तो हम अगर हम क्या हमारी रीच नहीं है वहां तक, या अगर है तो हम क्या करें? हमारी रीच है और ये हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ वही कर रहे हैं। इंडिया आप पे ये इल्ज़ाम लगाता है, अफगानिस्तान आप पे ये इल्ज़ाम लगाता है, हम दोनों पे यही इल्ज़ाम लगाते हैं। सो ऑल एजेंसीज हैव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी। अगर किसी ने पीस करना है, इसका फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी। इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सवाल ये है पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैव टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। ये एंटी रेस करके आई मीन क्या आपको मजा आएगा? हम तो बचपन से भी ग्रोन अप क्रश इंडिया, मार दो उससे बदला ले लो। आई मीन क्या इस खित्ते के 1.5 अरब लोगों का हक किसी पीसफुल उसमें नहीं है? 72 में आप सिमला एग्रीमेंट में साइन करके कहा कि ये बायलैटरल इशू है। ये बात तय हो गई है कि ये दोनों मुल्क अपना कोई भी मसला हल नहीं कर सकते। सो इसलिए आप यूएन में चले जाएं। आप मुझे बताएं, आपकी जो कश्मीर कमेटी के साथ ये इतने नुमाइंदे गए थे, इनमें से सिवाय मुशाहिद हुसैन सैयद और मलिया लोधी, तो सर अभी आपने सुना किसी को नहीं पता कश्मीर का इशू क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं तो वहां पे फायदा नहीं है। वो कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल वीटो हो जाता है, वहां पे मामला खत्म है। शुड यू टेक पाकिस्तान टू वॉर विद इंडिया ऑन कश्मीर? आप तय कर लें, आप रेफरेंडम करा लें कि जी कश्मीर के पीछे आपने एक न्यूक्लियर स्ट्राइक लेनी है नहीं लेनी। आप पॉलिटिकल लीडरशिप टू पॉलिटिकल लीडरशिप बात करने दें। मुझे इस वक्त कॉन्फिडेंस ये है कि इस वक्त यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जब भी पावर में रही है, हमारी कभी जंग नहीं हुई इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा राव साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में, और जनरल अवान साहब का बहुत शुक्रिया, साथ रहे। हसन अस्करी साहब भी मौजूद रहे। हल क्या है पाकिस्तान भारत कशीदगी का? मामला बढ़ किस तरफ रहे हैं? पाकिस्तान की सियासी, सिफारती, अस्करी हिकमत अमली आखिरकार क्या है और क्या होनी चाहिए? क्या कोई रद्द-ओ-बदल इसमें होना चाहिए? अपना फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिएगा।